अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं इसके रेलेवेंट जो एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सर्कल के रिलेटेड टॉपिक को हम प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेज से डिस्कस कर रहे हैं। 7.1 में भी हमने सर्कल की डिटेल में डिस्कशन की है एंड 7.2 में भी। 7.3 के रेलेवेंट जो टॉपिक बनता है एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट में वो ये लास्ट टॉपिक है एक्चुअली, और इससे ये 7.3 के बाद एक्चुअली सर्कल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हमसे क्या डिमांड की जा रही है, किस तरह के स्किल्स हमें डेवलप करने चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। सो ये एक ही टॉपिक है जो एक्सरसाइज 7.3 में से जिसको सबमिटिव डोमेन में प्लेस किया गया है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इस एक्सरसाइज में ऑब्वियसली इससे हट के भी कुछ टॉपिक हैं, आई थिंक सो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक जल्दी से उन क्वेश्चंस को भी ओवरव्यू कर लूँगा एंड देन फिर इस मेन टॉपिक पे हम आएंगे जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली आप टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन हो। सो जो फर्स्ट टॉपिक मैं इसके रेलेवेंट डिस्कशन करता हूँ पॉइंट को लेके और सर्कल को लेके, वो क्वेश्चन नंबर 1 में है, जिसमें आपने एक्चुअली ये आंसर करना है कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा और आपने ये बताना है कि पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है या सर्कल की ऊपर ही लाई कर रहा है। सो सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और आपको पॉइंट भी गिवन है। सो ये बहुत आसान है तीनों क्वेश्चन इसका आंसर करने के लिए। मैं ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि लेट्स से ये आपके पास सर्कल है। सो 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक पॉइंट लेट्स से इस केस में मैं देख लूँ तो ये एक पॉइंट है जो कि सर्कल के इनसाइड लाई कर है। इसी तरह मैं एक पॉइंट एग्जैक्टली सर्कल पे भी कंसिडर कर सकता हूँ एंड थर्ड सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि पॉइंट जो है वो सर्कल से बाहर है। सो अगर आपको पॉइंट गिवन हो और सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी सिचुएशन है। सो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर पता हो जिसको हम एच के साथ नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट डेफिनेटली पता ही होंगे बिकॉज पॉइंट गिवन है। सो आप लेट्स से मैं इसको पी कह लेता हूँ। सो इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। सो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर लें, इस डिस्टेंस को d कह लें। सो अगर ये d डिस्टेंस लेस देन r आ जाए, रेडियस से कम आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो p है पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कल। नज़र आ रहा है इस केस में एग्जैक्टली इनसाइड सर्कल लाई करेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर्कल पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा हो, उस केस में भी आप सेंटर के साथ डिस्टेंस ले लें। लेट्स से उसको d कुछ भी नाम दे दें, सपोज़ ये d1 था और इसी तरह से आपने ये d कैलकुलेट किया। तो ये एग्जैक्टली अगर रेडियस के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। सो d एग्जैक्टली अगर r के इक्वल आ जाए सो इसका मतलब ये हुआ कि Q पॉइंट लेट से इसको कह लेते हैं। सो Q लाइज ऑन सर्कल। सो लास्ट केस में क्या होगा, अगर आप इसका डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस से ग्रेटर है। सो उस केस में ये सर्कल से आउटसाइड आएगा। सो अब आपको अब 3 क्वेश्चन गिवन है और पॉइंट्स भी गिवन है और आपको सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है और इस तरह का आंसर करना है कि ये कौन सी सिचुएशन है। सो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें कि सर्कल का सेंटर फाइंड कर लें बिकॉज वो आपको रिक्वायर्ड होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। सो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं x² + y² एंड -6x एंड +2y -18 = 0। कांस्टेंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया करते होते हैं और लेफ्ट साइड पे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। सो x वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे। सो x² के साथ हम लिख लेंगे -6x। इसी तरह y वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लेंगे जो कि बनती हैं y² एंड +2y। 18 कांस्टेंट है, सो इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा। अब कंप्लीट स्क्वायर करना है। सो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² को ऐड कर लेना है। सो 6 का हाफ देख लें तो वो 3 आएगा। सो 3 के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट 2 है, सो इसका हाफ 1 होगा। सो
1 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। सो इधर 3 स्क्वायर ऐड किया है, 3 स्क्वायर 9 होता है और इसी तरह से यहाँ पे साथ में 1 आ जाएगा। सो राइट साइड पे ये 28 आ जाएगा। ओके, और अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ से x माइनस 3 होल स्क्वायर, ऑब्वियसली इसको ओपन करें तो ये टर्म बन जाएगी, एंड देन y प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है जिसे हम x माइनस एच होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर लिख रहे होते हैं। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, सो दिस इम्प्लाइज सेंटर के कोऑर्डिनेट जिसे नॉर्मली हम h और k के साथ रिप्रेजेंट करते रहे थ्रू आउट दिस चैप्टर। सो वो क्या है देख लें, यहाँ पे 3 एंड -1 है। आपके माइंड में आएगा ये -1 कैसे है। सो इस प्लस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइनस इंटू -1 करके लिख लेंगे। और रेडियस क्या है, रेडियस आर स्क्वायर 28 है, सो रेडियस 28 होगा अंडर रूट के साथ। सो यस, रेडियस भी हमने कैलकुलेट कर लिया है एंड सेंटर भी कैलकुलेट कर लिया है। सो आप सेंटर का उस पॉइंट के साथ डिस्टेंस ले लेना है। सो इसे लेट्स से p कह लें और आप PC आप कैलकुलेट कर लें। सेंटर को आपने C के साथ लेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो नाउ इस तरह से लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर, इसी तरह वर्डिंग में भी लिख लीजिएगा। और ये क्या होगा देख लें, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। सो 3 माइनस डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 ही है, सो 3 स्क्वायर एंड देन -1 एंड माइनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो 5 है। सो दिस स्क्वायर इज़ इक्वल टू यस PC डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और इधर सिंप्लीफाई करें तो 0 स्क्वायर और यहाँ पे 6 स्क्वायर आ जाएगा। पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे, मीन स्क्वायर बाहर लेके मीन नेगेटिव कॉमन लेके इसको प्लस लिखेंगे। सो ये 36 आएगा और 36 का अंडर रूट एक्चुअली 6 आ जाएगा। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रेडियस से, सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है बिकॉज रेडियस की वैल्यू अंडर रूट 28 है विच इज़ लेस देन 6, 5 पॉइंट समथिंग होगी। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस आपने सेंटर से कैलकुलेट किया पॉइंट का और वो रेडियस से ग्रेटर आ गया। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि द पॉइंट विच इज़ 3 एंड 5 लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो ग्रेटर है, सो इसका मतलब है कि वो आउटसाइड सर्कल लाई कर है। ओके, सो इसी तरह अब सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं और सेकंड पार्ट में देख लें हमारे पास 0.16 गिवन है और सर्कल की इक्वेशन है। सो यहाँ पे अब हम एग्जैक्टली सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। सो 2x स्क्वायर एंड -4x एंड देन इसी तरह से 2y स्क्वायर एंड -16y और 5 राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब 2 को भी डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। सो मैं 2 को थ्रू आउट अगर इक्वेशन से डिवाइड कर लूँ, सो x स्क्वायर -2x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी y स्क्वायर एंड -8y आ जाएगा और यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जी, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1 स्क्वायर चाहिए हमें, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर। और इधर आपको अगर स्क्वायर कंप्लीट करना है तो 8 के हाफ का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड पे भी देखूँ तो 16 भी ऐड करना पड़ेगा, ये इसको बैलेंस करेगा एंड देन 1 भी साथ में ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे अब आप कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। सो x -1 स्क्वायर एंड प्लस y -4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यस एलसीएम ले लें। सो यहाँ पे ये 17 आ जाएगा और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 34 -529 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन दैट सेंटर इज़ एक्चुअली 1 and 4 and radius is actually under root 29 डिवाइडेड बाय, ये दोनों अंडर रूट में डिवाइडेड बाय 2। सो यस, रेडियस भी आ गया और हमारे पास सेंटर भी आ गया। अब आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। सो PC कैलकुलेट कर लें। सो PC में इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो एग्जैक्टली देख लें दोबारा से 1 -1 स्क्वायर एंड प्लस 6 -4 स्क्वायर
ओके और इसको अगर सिंप्लीफाई करें सो ये एक्चुअली 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा एंड 2 स्क्वायर और अंडर रूट है सो यहाँ पे ये 2 बच जाएगा। नाउ 2 इज़ लेस देन आर की क्या वैल्यू है 29 डिवाइडेड बाई 2 सो लॉजिकली ये 14 पॉइंट समथिंग होगा और उसका अंडर रूट लेंगे तो ऑब्वियसली ये 3 से कोई ग्रेटर वैल्यू होगी। सो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज द पॉइंट पी विच इज़ 1 6 दिस लाइज इनसाइड द सर्कल। सो जो सर्कल है ये इसके इनसाइड लाई कर रहा है। सो इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू आ रहा है तो आप उस केस में कहेंगे कि ये पॉइंट है सर्कल पे लाई कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके सो अब हम SLO बेस्ड डॉक्यूमेंट में जो हमें टॉपिक प्रोवाइड किया गया इस एक्सरसाइज के रिलेटेड हम उसे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। और टॉपिक में एक्चुअली हमने क्या स्टडी करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। सो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है और एक कोई सा भी सर्कल से आउटसाइड कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि 2 टेंजेंट सर्कल पे ऐसे मस्ट होंगे जो इस पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। सो दोनों तरह से ये बात ठीक है। अगर लेट्स से आपने पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है तो आप सिंपली ये करें कि एक ऐसी लाइन ले लें जो कि इस पॉइंट में से पास करे और वो सर्कल के टेंजेंट भी हो। सो ज्योमेट्रिकली आप ये लाइन एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इसी पॉइंट से एक और लाइन भी हम एज्यूम कर सकते हैं जो कि सर्कल के टेंजेंट हो और वो एग्जैक्टली कुछ इस तरह की हो सकती है। सो अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का एक्चुअली क्या मतलब है, फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट, इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सो जब आप इस तरह से टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी पॉइंट से, या आप इस सर्कल पे इन्फिनिट मैनी टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, हर एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो वो जो 2 स्पेसिफिक टेंजेंट्स होंगे जो इस पॉइंट में से पास करेंगे, सिर्फ 2 ही होंगे, नोट कर लें। सो उनकी लेंथ का क्या मतलब है यहाँ पे। सो ये जो आपने इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया है, लेट्स से वो यहाँ पॉइंट बी पे मीट कर रहा है, और इसी तरह ये जो दूसरा टेंजेंट आपने ड्रा किया है वो लेट्स से यहाँ पॉइंट ए पे मीट कर रहा है। सो इस केस में जो ये ए पी डिस्टेंस है थ्योरेटिकली ये बी पी डिस्टेंस के एग्जैक्टली इक्वल होगा और इसी को ही हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। सो आप इस केस में कह सकते हैं कि ए पी जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली इक्वल होगा बी पी के, और दिस इज़ एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। सो अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी। हमें जस्ट सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी एंड पॉइंट गिवन होगा तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक रिज़ल्ट हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो उस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आपको नॉर्मल मिल जाता है। सो इस ए पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरह की लाइन होगी, ओके, और ये एंगल इस केस में 90 होगा। ये नॉर्मल सेंटर में से पास करेगी। इसी तरह से आप बी पे भी एक नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं जो कि सेंटर में से पास करेगा, ओके, और ये भी एग्जैक्टली इस टेंजेंट पे जो बी पी टेंजेंट है इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये लेंथ अगर आपने कैलकुलेट करनी है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, बी और ए हमें पॉइंट अननोन है, बिकॉज बी और ए अगर नाउन हो तो मैं डिस्टेंस फार्मूला से ये लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट अभी मुझे अननाउन है। मुझे नाउन क्या है, मुझे इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट नाउन है, मुझे इसका रेडियस नाउन है और मुझे ये पॉइंट नाउन है। सो आप इस केस में ये ए पी या बी पी मैं इधर यहाँ पे 2 लाइन्स शो करके ये रिप्रेजेंट भी कर लेता हूँ कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे। आपने ये लेंथ फाइंड करनी है कि ये क्या है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देख लें, ये साइड और ये साइड एक्चुअली परपेंडिकुलर हैं। सो अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर लूँ तो इस वक्त हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 राइट ट्रायंगल बन जाएंगी। एक राइट ट्रायंगल होगी ए सी पी और इसी तरह एक राइट ट्रायंगल आप कंसिडर कर सकते हैं सी बी पी। सो अब इस राइट ट्रायंगल में आपको
ये रेडियस इसका नाउन है, अगर सर्कल नाउन है तो ये रेडियस भी नाउन होगा और ये रेडियस भी नाउन है, और ये डिस्टेंस एक्चुअली आपने कैलकुलेट करना है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होंगे, बिकॉज सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो इस केस में सेंटर भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। सो आपको एक्चुअली ये डिस्टेंस सी पी भी नाउन है। सो यस, यहाँ पे देखें तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ, फ्रॉम फिगर हमें क्या क्या नाउन है पहले उसको लिख लेते हैं, एंड देन फिर हम बाकी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक ही जैसी हैं, कोई से भी एज्यूम की जा सकती है। ए सी पी हमें क्या क्या नाउन है, जैसे ए सी डिस्टेंस नाउन है और ये रेडियस आर के इक्वल है। हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट नाउन है और पी के कोऑर्डिनेट भी नाउन है। सो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप सी पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैसे आएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला से आएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आपको नाउन है और एग्जैक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी नाउन है। सो डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली हम लगा लेंगे। सो मैं यहाँ आगे मेंशन भी कर लेता हूँ, दिस इज़ गिवन, ओके, और ये भी गिवन है। सो हमने इस ट्रायंगल में फाइंड क्या करना है, वो एक्चुअली हमने इस ट्रायंगल में ए पी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज़ ए पी? सो ये देखें तो ये राइट ट्रायंगल है और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी पी, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, आप ये लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड देन परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अब आप इसमें देख लें, लेट्स से इसको आप एंगल थीटा मान लें, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, सो वो एक्चुअली सी पी बनेगी। सो सी पी का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इक्वल होगा बेस आप ए पी कंसिडर कर रहे हैं, सो ए पी का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर आपके पास इस केस में सी ए है या ए सी है, सो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा जिसे आपने आर स्क्वायर पुट किया हुआ है। सो कैलकुलेट क्या करना है, यस वो ए पी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। सो ए पी स्क्वायर अगर आपने लेट से कैलकुलेट करना है तो वो क्या आ जाएगा, सी पी स्क्वायर एंड माइनस, जैसे इसकी जगह पे आप इवन आर भी पुट कर सकते हैं, सो आर स्क्वायर। सो अब पॉइंट ये है कि ये ए पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सी पी कैसे कैलकुलेट होगा और बाकी की सारी क्वांटिटीज़ कैसे कैलकुलेट होंगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट होंगे, और ये आउटसाइड तो पॉइंट हमें गिवन है। सो अब मैं सर्कल की जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ और उसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं कि क्या बनता है। सो यस, ये हमारा फाइनल फार्मूला होगा जिसमें मैंने ये सी पी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर मिल जाएगा एक्चुअली। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आप एज्यूम करें, सो वो क्या हो सकती है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप लिखते हैं हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये सर्कल की इक्वेशन है। यस, नेक्स्ट अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको अगर लिखना है एक्स माइनस एच स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस एंड के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अगर लिखना है, तो फिर आप क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। सो उस केस में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ 2gx आ जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर के साथ आप 2fy लिख लेंगे। कांस्टेंट को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे जैसे अभी हम करते आए हैं, ओके। और ये सी नेगेटिव का आके राइट साइड पे आके पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे फिर मुझे साथ में क्या चाहिए, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो 2g है, सो इसके हाफ का स्क्वायर मीन g स्क्वायर रिक्वायर्ड है। और इधर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, f का स्क्वायर, ओके। सो g स्क्वायर अगर इधर ऐड करेंगे तो g स्क्वायर भी आ जाएगा और इधर f स्क्वायर आ जाएगा, ओके फाइन। यहाँ से फिर आप सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आपने फाइंड करने हैं h और k, सो इसको कंबाइन कर सकते हैं। सो x प्लस g, ओके, स्क्वायर एंड प्लस यस कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं y प्लस एंड
एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यस इस सारी क्वांटिटी को देखें तो ये एक्चुअली आर स्क्वायर के इक्वल है. सो व्हाट इज आर? आर इज एक्चुअली जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सो सेंटर क्या होगा? यस अगर मैं सेंटर सी एज्यूम करूं तो इसको उस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो माइनस जी एंड माइनस एफ भी लिख सकते हैं सेंटर को. और रेडियस क्या है? रेडियस इज एक्चुअली अंडर रूट जी स्क्वायर एंड प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी है. सो ये हमारा सेंटर है और ये रेडियस है. अब मैं अगर सी पी कैलकुलेट करूं, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, और इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आर स्क्वायर पुट करूँ, सो उस केस में क्या होगा? यस मैं सी पी कैलकुलेट कर लेता हूँ. और सी पी का क्या मतलब है? सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट से, और सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने इस वक्त जो कैलकुलेट किए हैं वो जी एंड माइनस एफ की फॉर्म में आए. सो अब मैं अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ सो वो क्या होगा? x1 माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y1 जो पॉइंट है एंड माइनस एफ होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट. अब इसको आप फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एंड देन x1 प्लस जी होल स्क्वायर एंड y1 एंड प्लस एफ होल स्क्वायर एंड देन सी पी आ जाएगा. ओके यहाँ फार्मूला में मुझे क्या रिक्वायर्ड है देख लें, तो वो सी पी स्क्वायर रिक्वायर्ड है. सो अगर मैं इधर स्क्वायर करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ से ये अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा. और नेक्स्ट केस में आप सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप इवन इसको रिमूव भी करके लिख सकते हैं. सो यस अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास. इसी तरह आर स्क्वायर को देखें तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो जी स्क्वायर एंड प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा. सो एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए. और लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा किया है सर्कल को, जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया है, सो ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट कहला रहा है, मीन ए पी. सो मैं इस फार्मूला में इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करूँगा. यस सो इस केस में मेरे पास ए पी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यस इसका स्क्वायर आ जाएगा. सो अब मैं ओपन भी कर सकता हूँ इसको. सो x1 स्क्वायर एंड प्लस 2x1 जी एंड प्लस जी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से देखें तो ये y1 स्क्वायर एंड प्लस 2f(y1) एंड प्लस एफ स्क्वायर. सो यस ये तो मुझे इसको स्क्वायर को ओपन करके लिख लिया. अब माइनस आर स्क्वायर है, सो इसमें से आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस कर लें और आर स्क्वायर एक्चुअली इसके इक्वल है. सो जी स्क्वायर एंड प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी आ जाएगा. यस इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मैं यहाँ पे y1 वाली टर्म को पहले लिख लूँगा, प्लस 2x1g एंड प्लस 2f(y1) एंड यहाँ देखें तो ये जी स्क्वायर वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, एफ स्क्वायर वाली टर्म एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे. और ए पी डिस्टेंस हमें चूँकि कैलकुलेट करना है, सो ए पी डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल आएगा जब यहाँ पे स्क्वायर है. सो आपने ए पी कैलकुलेट करना है, सो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1. और अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये जो ओरिजिनल आपकी सर्कल की इक्वेशन थी एग्जैक्टली वही लिखी हुई है हमने. सो दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसमें x की जगह पे हमने x कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर दिया एंड y की जगह पे हमने y कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर दिया. सो आप इस तरह से कह सकते हैं दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल एवेलुएटेड एट x1 एंड y1, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये वो चीज़ आ गए. सो इससे एक्चुअली आपको डिस्टेंस फार्मूला मिल जाता है. सो ये सारी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे इस फार्मूला को. और ये आया कहाँ से है मैंने आपको सभी यहाँ पे ये डिटेल डिस्कशन करके बता दी है. हमने ये लेंथ कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे हम
डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आर हमें एक्चुअली गिवन है। सो पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक्चुअली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके यहाँ पे हमने ये इसका पहले फार्मूला ड्राइव किया और फिर सी पी और आर हमने कैलकुलेट कर लिया। सो इस तरह से ये हमें फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। सो जो भी सर्कल की इक्वेशन होगी और जो भी पॉइंट गिवन होगा, एक्स की जगह पे आपने पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देना है, वाई की जगह पे आपने पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देना है एंड देन अंडर रूट ले लेना है एंड दैट्स इट। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो अब हम इसके रेलेवेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं एंड फिर हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, सो इसके रेलेवेंट अब देख लें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। ओके, सर्कल की इक्वेशन गिवन है फ्रॉम द पॉइंट -1 -1 लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे ये कैटेगोरिकली मेंशन है कि ये पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल लाई कर है। अगर जस्ट ये मेंशन होता कि इस पॉइंट से आप टेंजेंट कैलकुलेट करें तो पहले आप इसे प्रूफ करते कि ये आउटसाइड द सर्कल लाई कर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, एंड फिर उसके बाद ये टेक्निक अप्लाई करते। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। पॉइंट चेंज है, सर्कल की इक्वेशन चेंज है और हमें ये भी मेंशन है कि ये पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई कर है। सो ये बहुत सिंपल हैं क्वेश्चन दोनों, बट CLO बेस्ड डॉक्यूमेंट के रिलेटेड यही क्वेश्चन है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, आसान है, शार्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। जी, आप लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। सो यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे, सपोज P इज़ द पॉइंट, सो P इज़ -1 -1। ओके, और सर्कल की इक्वेशन गिवन है और आप क्या करेंगे, सेंटर को C कह लें एंड C भी दी सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, सो जो कि H एंड K होगा। सो इस केस में जो CP डिस्टेंस होगा, जिसको आप वर्डिंग में लिख सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P, तो ये कंप्लीट लिख सकते हैं। ओके, सो ये इक्वल होगा सर्कल की जो इक्वेशन है, इसमें x की जगह पे x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड y की जगह पे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पुट कर लेंगे। सो अंडर रूट में लिखेंगे हम, ये अंडर रूट भी इम्पॉर्टेंट है, और x की जगह पे x कोऑर्डिनेट इस वक्त -1 गिवन है, सो -1 स्क्वायर एंड प्लस y की कोऑर्डिनेट भी -1 गिवन है, पॉइंट में देख लें। सो -1 स्क्वायर -18 इंटू -1 एंड प्लस 16 इंटू -1 एंड प्लस 10 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो CP डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा अंडर रूट एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। सो 18 में ये 2 ऐड होगा तो 20, 20 में आप फर्दर 10 ऐड करेंगे तो 30 एंड 30 में से आपने 16 माइनस कर लेना है। सो ये 14 बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14 आप इसका आंसर लिख लेंगे। सो आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट P from the circle x square plus y square minus 18x is under root 14। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें एक ट्रिकी पार्ट है जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। हमने ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट की है, इसके लिए हमने सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम किया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये हमने सर्कल की इक्वेशन एज्यूम की थी। नोट कर लें यहाँ पे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों के 1 है, बट इन जनरल सर्कल की इक्वेशन में तो ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, होने सेम चाहिए, बट ये नंबर तो कोई भी हो सकता है। सो लेट्स से अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है सर्कल की, जिसमें x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 नहीं है, बट एक्चुअली x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही कांस्टेंट।
सो लेट्स से अगर आपके पास ये इक्वेशन हो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस केस में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं बड़ी इजीली। और वो सिंपली क्या करते हैं, हम इस x और y की जगह पे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं। सो x की जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y की जगह पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर देते हैं एंड देन फिर इसका अंडर रूट लेके हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब एग्जैक्टली अगर हमने ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो फिर उसमें कैसे डील करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप ये करना है कि इन दोनों का कोफिशिएंट 1 बना लेना है। सो आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर एंड प्लस 18x एंड माइनस 24y एंड प्लस 50 इक्वल टू 0। सो स्टेप नंबर 1 या स्टेप 0 कह सकते हैं, ये होगा कि आपने इसमें से इन दोनों के कोफिशिएंट को 1 बनाना है एंड फॉर दैट पर्पस आप डिवाइड कर लेंगे जो भी नंबर है उसके साथ थ्रू आउट द इक्वेशन। पूरी इक्वेशन को सेम इसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे। राइट साइड पे 0 है तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली 0 ही आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर एंड प्लस y square and plus 6x and minus 8y and then plus 50 divided by 3 equal to 0 इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है जिसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दोनों के 1 हैं। सो अब मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन दिस केस इज़ एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट, ओके, और लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओके, इसको कंप्लीट लिखना है तो लिख लें, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, और P में हमने जो कोऑर्डिनेट एज्यूम किए हैं वो -3 एंड 1 है जैसे हमें गिवन है। सो x की जगह पे -3 पुट कर लें एंड y की जगह पे सिंपली 1 पुट कर लें। सो -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड प्लस 6 इंटू -3 एंड -8 इंटू 1 एंड प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3। सो अब फर्दर यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेंगे और सिंप्लीफिकेशन में 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड माइनस 3 6 18 एंड -8 एंड प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो ये 10 आ जाएगा, ओके, और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये 26 आ जाएगा। ये पॉजिटिव का 10 है और इधर ये नंबर भी पॉजिटिव का है। सो मैं एलसीएम ले लेता हूँ और फिर उसके बाद देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो 3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आप इन सभी नंबर्स को ऐड करें, दिस इज़ 10 और ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 26। सो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। ओके, सो माइनस के 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ऑब्वियसली इस केस में हमारे पास 50 माइनस 48 आ जाएगा। यस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। सो एक ही इसमें ट्रिकी पॉइंट था, वो ये था कि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है ये एग्जैक्टली इस फॉर्म के लिए ड्राइव हुआ है। सो वो हमने पहले करना है एंड देन फाइनली आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करते हुए डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ईजी है ये पॉइंट। ओके, सो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। यस, इसमें हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट -11 एंड -10 गिवन है और ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये टू दी सर्कल। इस सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रा करना है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, ओके, ये P पॉइंट है। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये इस तरह की स्टेटमेंट तो ऐसे लो बेस डॉक्यूमेंट में नहीं गिवन, बट ऑब्वियसली ये इसी के रेलेवेंट ही क्वेश्चन बनता है। सो हम इसको देख सकते हैं और इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या गिवन है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। सो यस, इस केस में देख लें हमारे पास ये सर्कल है और उसी तरह से एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, x1 एंड लेट्स से y1 मान लेते हैं। इस पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और ये एक टेंजेंट नहीं होगा बल्कि आपके पास 2 टेंजेंट होंगे
जो कि सर्कल पे ड्रा किए जा सकते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सर्कल के किसी दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो वो एक मस्ट पॉइंट से पास करेंगे। सो दोनों एक ही बात है। सो अब इस केस में हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -11 एंड -10। सो ये पॉइंट हमें गिवन है और हमसे इस टेंजेंट की और इस टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जा रही है। सो व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। एंड सेकेंडली अगर लेट्स से ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे सर्कल को इंटरसेक्ट करें तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, उससे हमें सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। और हमने एक्चुअली इन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेंथ नहीं फाइंड करनी। ये पी ए और इसी तरह पी बी नहीं कैलकुलेट करना। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दो टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि स्ट्रेट लाइन होंगी। एंड सेकेंड पार्ट में हमें ये पॉइंट भी फाइंड करने, मीन ए और बी क्या होंगे। सो मैं सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूँ और पॉइंट लिख लेता हूँ एंड फिर देन हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। आप इधर सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट सर्कल इज़ x² + y² एंड +6x एंड +8y एंड +5 = 0। सो सबसे पहले तो मैं इसके सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं आगे कैलकुलेशन में। सो वो कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। सो x के साथ x वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे, ओके, और इसी तरह से y के साथ y वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। सो यस, ax² + 6x और इसी तरह y² + 8y। कांस्टेंट को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपको 3 स्क्वायर रिक्वायर्ड है और इसी तरह यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपको 4 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। यस, ये 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर जो आपने लेफ़्ट साइड पे ऐड किए इनको राइट साइड पे भी ऐड कर लेते हैं। सो 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 स्क्वायर इज़ 16। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर लॉजिक से। सो ये x एंड प्लस साइन है, सो प्लस के साथ आ जाएगा 3 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देखें तो ये भी प्लस साइन के साथ है। सो y एंड +4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 और 9। यस, यहाँ से आपके पास 4 बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे वो उधर ऐड होगा तो 20 आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं √20²। So what does it mean? This means that the center which has coordinate 3 and 4 and radius in this case is actually √20। सो हमें सेंटर का भी पता चल गया और रेडियस का भी पता चल गया। सॉरी, सेंटर के कोऑर्डिनेट -3 एंड -4 होंगे, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। सो हम जनरल फार्मूला के साथ कंपेयर करें तो वहाँ नेगेटिव साइन होता है। सो नेगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। सो यस, मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, दिस इज़ -3 एंड -4। और फर्दर ये कि ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर को आप अगर B के साथ ज्वाइन करें या सेंटर को A के साथ ज्वाइन करें या इवन किसी भी और पॉइंट के साथ सर्कल पे जो लाई कर रहा हो ज्वाइन करें तो ये √20 बनता है। सो वेल, हमने रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया और सेंटर के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सो हम क्या चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं इस केस में। सो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। वैसे बाय द वे किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपने लिखनी है तो वो एक्चुअली y = mx + c की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर आपको ये स्लोप m एंड ये y इंटरसेप्ट पता हो तो आप एक्चुअली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस केस में देखें तो हमें स्लोप के बारे में आइडिया नहीं है। यस, आप कह सकते हैं स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल की इक्वेशन से डेरिवेटिव लेके, बट मुझे पॉइंट भी नहीं पता बिकॉज स्लोप जब मैं सर्कल की इक्वेशन से फाइंड करूँगा तो मुझे अल्टीमेटली उसमें पॉइंट तो पुट करने ही पड़ेंगे। सो मुझे A एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी ना होने हैं। सो ये आप इक्वेशन
इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं, या इवन सेकंड इक्वेशन आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप लेट्स से एज्यूम कर लें कि हैज़ स्लोप, ओके, स्लोप को मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो सेकंड ये हो सकता है कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिख लें। सो ये फॉर्म भी एज्यूम की जा सकती है, ये फॉर्म भी एज्यूम की जा सकती है। एग्जैक्टली दोनों से सेम आंसर आएगा। अब इसमें x1 और y1 क्या है? x1 और y1 लाइन पे ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो आपको नाउन है, और इस केस में देखें तो ये दोनों टेंजेंट्स एग्जैक्टली जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट मुझे पता है। ओके, सो अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, देख ले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -11 एंड -10। सो अगर वो मैं पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लूँ, सो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y एंड इसकी वैल्यू -10 गिवन है, सो माइनस माइनस मिल के +10 हो जाएंगे, एंड m इंटू x एंड माइनस माइनस प्लस 11। यस, यहाँ से फिर y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, एंड y इज़ mx, यस ms के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह m 11 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 इस तरफ आ जाएगा। सो ये माइनस का 10 बन जाएगा। इवन इसको हमें ठीक करके लिख लेना चाहिए, 11m लिख लेना चाहिए। सो 11m और ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। एग्जैक्टली सेम यही सिचुएशन आप इस सेकंड फॉर्म को अगर एज्यूम करते हैं तो तब भी यही बनेगी। इसमें आप x की वैल्यू को -11 पुट कर दें एंड y की वैल्यू को आप -10 पुट कर लें। दो अननोन है, पॉइंट एक ही गिवन है। अगर दो पॉइंट गिवन होते तो हम इस इक्वेशन को इस मेथड से या इस मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते। सो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, सो अगेन लेफ्ट साइड पे मेरे पास -10 आएगा, और इधर मैं अगर पुट करूँ तो -11m और प्लस c आ जाएगा। c की वैल्यू अगर मैं ऑब्टेन करूँ यहाँ से तो ये 11m एंड -10 बन जाएगा। यही वैल्यू अगर मैं इधर वापस पुट कर दूँ, एक अननाउन जो c था उसकी मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है यूजिंग द गिवन पॉइंट। सो इस केस में मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू mx एंड प्लस 11m एंड -10। सो देख लें एग्जैक्टली सेम इक्वेशन ही मिल रही है हमें दोनों केसेस में। अब यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, बट इसमें अभी तक स्टिल एक अननोन है और वो अननोन है m। ओके, एंड लॉजिकली m की एक वैल्यू नहीं आएगी, m की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक इस टेंजेंट के लिए और एक आपके पास ये सेकंड टेंजेंट के लिए। सो अब इस m की कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। और जब हमें ये m की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद फिर आप सिंपली यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। अब वो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, और वो क्या है, आप इक्वेशन को समटाइम लिख सकते हैं ax एंड प्लस by एंड प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है डिस्टेंस को लेके, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यूज़ करूँगा। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने इस डिस्टेंस को यूज़ किया था सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, हमने ये लॉजिक अप्लाई की थी कि ये पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसमें हमारे पास लाइन की इक्वेशन भी गिवन है, डिस्टेंस भी नाउन है और ये पॉइंट भी नाउन है। तो मैं इसको यूज़ करके एक्चुअली इसकी जो अननाउन है उसको फाइंड कर सकता हूँ। और वो कैसे, आपके पास सिंपली अगर एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो तो आप इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जिसे आप d कह सकते हैं। सो यस, बाय डेफिनेशन ये d जो डिस्टेंस होगा, आपने क्या करना है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट से x1 एंड y1 है और इस लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पे नाउन है। सो क्या करना है, जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट है a
उसे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह इक्वेशन में जो कि सभी आपने एक साइड पे कलेक्ट किए हैं, इस फॉर्म में ये फार्मूला है। सो आपने y का जो कोफिशिएंट है उसको y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड जो कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे करके लिखा है आपने इक्वल टू 0 है, इसको ऐड कर देना है एंड डिवाइडेड बाय आप a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर एक्चुअली आपको मिलेंगे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट से। सो एग्जैक्टली यही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो उसके लिए मुझे y को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी टेंजेंट लाइन की, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन विच हैज़ ओनली वन अननोन, और यही हमारा टारगेट है फाइंड करना। जब ये अननोन हमें मिल जाएगा तो एक्चुअली हमें इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछी गई है। सो ये हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे पता है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी √20 के इक्वल है। सो मैं इसको यूज़ करूँगा। सो एग्जैक्टली डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे यूज़ किया है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट को अगर देखें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है -3 एंड -4। सो यस, मैं लिखूँगा m इंटू -3। यस, x का कोफिशिएंट वो यहाँ पे लिख लिया और पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये देख लें, x का कोफिशिएंट एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y का कोफिशिएंट जो कि -1 है और जो पॉइंट है सेंटर का उसका y कोऑर्डिनेट विच इज़ -4। एंड कांस्टेंट टर्म, यस, ये दोनों एक्चुअली कांस्टेंट टर्म का रोल प्ले कर रही हैं बिकॉज इसमें x और y वेरिएबल नहीं है। सो 11m एंड c, दिस मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यस x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर रहे होते हैं। देख लें, x का कोफिशिएंट a है, सो डिनोमिनेटर में वही कर रहे होते हैं, सो m स्क्वायर। एंड इसी तरह जो y का कोफिशिएंट होता है जो कि इस केस में -1 है, इसका स्क्वायर कर रहे होते हैं। और ये क्वांटिटी हमें यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ एक्चुअली √20 रेडियस के इक्वल है। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है और ये √20 है। आपके माइंड में आ सकता है कि ये कैसे आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमने अप्लाई करनी है। सो हमारे पास इस केस में देख लें, ये दो नाउन क्वांटिटीज़ हैं और इस इक्वेशन के साथ ये डिस्टेंस डायरेक्ट रिलेट किया जा रहा है। जो टेंजेंट की इक्वेशन एक अननाउन है, सो इस डिस्टेंस को तो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और इस पॉइंट को भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। सो एग्जैक्टली वही की है। अब यहाँ पे आपके पास m में एक इक्वेशन आ गया है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें और ये आपके पास एग्जैक्टली बन जाएगा √20 और इंटू √m स्क्वायर एंड +1। लेफ़्ट साइड पे देखें तो यस, आप सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगी, सो ये 8m आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पे ये प्लस का 4 और ये माइनस का 10, सो माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, एंड मैग्नीट्यूड इसी तरह से आप प्लेस कर लेंगे। एक इक्वेशन है, सो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें और तो राइट साइड से √ रिमूव हो जाएंगे, सो 20 एंड m स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे 20 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर ले रहे हैं, लेफ्ट साइड जब स्क्वायर लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का रोल ख़त्म हो जाएगा, जस्ट आप स्क्वायर लिख लेंगे। सो ये 64m स्क्वायर एंड प्लस 36 एंड -2 इंटू 6, यस 12 इंटू 8, यस 96 आ जाएगा और 96m। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आप एक साइड पे ही शिफ्ट कर लें। सो ये बन जाएगा 44m स्क्वायर -96m एंड 20 जब इस तरफ आएगा तो प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इवन 4 पहले कॉमन भी लिया जा सकता है। अगर आप 4 से डिवाइड कर लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 11m स्क्वायर एंड माइनस, यस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 24m एंड इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस 44 बनता है इन दोनों का प्रोडक्ट और उसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये मिडल वाली टर्म बन जाए। सो 2 इंटू 21 लिख सकते हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 11m स्क्वायर एंड -22m
एंड -2m एंड +4 = 0। मैंने एक्चुअली मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो 11m कॉमन चला जाएगा, सो m - 2, और इधर से आप -2 कॉमन ले लें, सो इसमें से भी m - 2 आ जाएगा। सो यहाँ से m की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, m = 2 और m = 2 डिवाइडेड बाय 11। यस, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि m की वैल्यूज़ हैं। और ये m की वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, सो आपको दो टेंजेंट की इक्वेशंस मिल जाएंगी। एंड लॉजिकली दो ही टेंजेंट की इक्वेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज किसी भी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। सो अब टेंजेंट की इक्वेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, m की वैल्यूज़ भी आ गई। सो मैं एक बार m = 2 पुट करूँगा तो मुझे फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, y = 2x, एंड इधर 2 पुट करेंगे तो एक्चुअली 12 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके। सो इसी तरह से m = 2 डिवाइडेड बाय 11 पुट करेंगे, सो y = 2 डिवाइडेड बाय 11x एंड +11 into 2 डिवाइडेड बाय 11 एंड -10। यस, ये 11 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई करें, सो ये -8 आएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर आप एलसीएम ले लें, सो 11 y के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है 2x, और इधर से 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेंजेंट 1 आप कह सकते हैं, और दिस इज़ द सेकंड टेंजेंट जो कि टेंजेंट 2 है। सो यस, आप इस तरह से इन्हें फाइंड कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट जस्ट रह गया कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। यस, अब अगर आपने ये पॉइंट्स फाइंड करने A और B, उसको B पार्ट कह सकते हैं इसका। सो अब आप इन पॉइंट A एंड B के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आप ज्योमेट्री को देखें तो ये पॉइंट एक्चुअली टेंजेंट पे भी लाई कर रहे हैं एंड सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। सो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इसी तरह टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए लॉजिकली, बिकॉज ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। सो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सर्कल की इक्वेशन हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, x + 3 होल स्क्वायर एंड +y + 4 होल स्क्वायर = √20²। सो यस, इस तरह से लिख सकते हैं, x एंड +3 होल स्क्वायर एंड +y एंड प्लस यहाँ देखें तो हमारे पास 4 होल स्क्वायर is equal to √20 एंड देन होल स्क्वायर। यस, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। सो हमारा ये A पॉइंट चूँकि सर्कल पे लाई कर रहा है, इसी तरह लिख लेंगे as A which has coordinate x2 y2 lies on a circle। so what does it mean, ये अगर x की जगह पे रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन तब भी होल्ड करेगी। सो इसका x कोऑर्डिनेट उधर पुट कर लेंगे एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। सो y2 + 4 होल स्क्वायर = 20, या √20 भी लिखना चाहें तो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक इक्वेशन है और दो अननोन हैं जो कि हमने फाइंड करना है। सो मैं एक और कंडीशन भी देख सकता हूँ। फर्दर दिस पॉइंट जो आपने एज्यूम किया हुआ है ये टेंजेंट पे भी तो लाई कर रहा है। सो आप लिख सकते हैं लाइज ऑन टेंजेंट। सो ये टेंजेंट की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो टेंजेंट की इक्वेशन में आप सिंपली इस पॉइंट को पुट कर लें। सो y2 = 2x2 एंड +12। यस, आपके माइंड में आ सकता है कि आप फर्स्ट वाले टेंजेंट में पुट करेंगे या सेकंड वाले टेंजेंट में पुट करेंगे और क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। हमने दोनों में पुट करके सॉल्व करना है। सो आप अभी फर्स्ट वाले टेंजेंट में पुट कर लें, अगले पॉइंट के लिए आपने सेकंड वाले टेंजेंट में भी पुट करना है। सो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पहले किसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये वैल्यू अगर आप इधर इस कंडीशन में पुट कर लें, दो अननोन थे और उसमें से एक अननोन रिमूव हो जाएगा और x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू मिलेगी, वापस यहाँ पुट करेंगे तो y2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। सो x2 + 3 होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 2x2 +
12 एंड प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 20 एंड इधर स्क्वायर को अगर ओपन कर लूँ तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड प्लस 6x2 और यहाँ पे भी इसी तरह से मैं अगर स्क्वायर को ओपन कर लूँ तो ये 4x स्क्वायर एंड ये दोनों मिलके 16 बन जाएंगे। 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा एंड प्लस 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 16 64x2 इक्वल टू 20। फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सॉरी, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सो 5x स्क्वायर एंड अगर ये 6x को और इसको ऐड करें तो ये 70x2 एंड देन तो 256 में से 20 माइनस करें सो 236 एंड 236 में आप 9 ऐड करें सो 245 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन कैलकुलेटर में भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। सो 5 को कॉमन ले लें, सो यहाँ से x2 स्क्वायर एंड प्लस 14x2 एंड प्लस यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली 49 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यस अब इस पे आप मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। x2 स्क्वायर एंड प्लस 7x2 एंड प्लस 7x2 प्लस 49 इक्वल टू 0। x2 कॉमन ले लें सो x2 प्लस 7 एंड लास्ट 2 से 7 कॉमन ले लें सो x2 प्लस 7 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अगर नहीं भी अप्लाई किया मिड टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। सो एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू मीन रिपीटेड वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये एक्चुअली x2 प्लस 7 का होल स्क्वायर बनता है। सो दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू -7। ये जो वैल्यू मिली आपको फैक्टर करने से अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो आपके पास y2 की भी वैल्यू आ जाएगी एंड y2 इज़ 2 इंटू -7 एंड प्लस 12। सो y2 की वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाई करूं वो -2 आ जाएगी। सो आपको एक पॉइंट जो है जो कि फर्स्ट टेंजेंट एंड सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गए। आप इसे a कह सकते हैं, इसे b कह सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने स्टार्ट में a को x2 y2 के साथ सपोज किया हुआ है तो ये आपके लिए a हो जाएगा। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम यही लॉजिक अप्लाई करते हुए हम b कैलकुलेट कर लेंगे और उसके इसमें क्या कहेंगे एज b which has coordinate x3 and y3। ये अननोन था इसलिए ये नाम हमने दिए लाइज ऑन सर्कल। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये आपके सामने सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है। सो जहाँ जहाँ x2 है उधर x3 कर लें और इसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लें। सो y 3 + 4 स्क्वायर इक्वल टू 20। आल्सो दिस पॉइंट लाइज ऑन टेंजेंट 2। इसको टेंजेंट 2 आपने इसको बोला हुआ था। सो यहाँ पे पुट कर लें सो 11 एंड y3 इक्वल टू 2x3 एंड -88। सो यस यहाँ से आप x3 की वैल्यू फाइंड कर लें या y3 की वैल्यू फाइंड कर लें, एक ही बात है। लेट से मैं y3 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सो 2 डिवाइडेड बाई 11 x3 एंड माइनस यस यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 11 डिवाइड होगा तो ये एक्चुअली 8 आ जाएगा। सो ये आपके पास y3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y3 की वैल्यू को सर्कल में पुट करना है बिकॉज सर्कल में 2 अननोन है, एक अननोन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। सो ये आ जाएगा x3 एंड प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11 x3 एंड -8 होल स्क्वायर इक्वल टू 20। आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इस सारी की सिंप्लीफिकेशन। बहरहाल आप इसका स्क्वायर ले लें, ओपन करें और सिंप्लीफाई करें। सो x3 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड प्लस 6x3 और इधर देखें तो ये एक्चुअली 4 डिवाइडेड बाई 121 हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस 64 एंड देन जब दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे 4 इंटू 8 32 डिवाइडेड बाई 11 x3 इक्वल टू 20। इनको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके सो अब इसको आप खुद
जब सॉल्व करेंगे बहुत आसान है। तो इस x3 की वैल्यू जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो x3 की वैल्यू -11 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी। यस, x3 इज़ -11/5 और इसको मैं इस अगर y3 वाली इक्वेशन में पुट करूँ सो 2 डिवाइडेड बाई 11 एंड -11 डिवाइडेड बाई 5 एंड -8। यस, अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सो y3 11 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 5 एंड 5 8 40 और बीच में ये भी माइनस का 2 है सो -42। सो जो सेकंड पॉइंट आएगा b, उसको नाम कुछ भी दिया जा सकता है, a b बोल दें या कुछ भी p q बोल दें। सो यस, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास एग्जैक्टली ये आएंगे। सो ये भी आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। अब ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था और एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन का एसएलओ बेस में कोई डिस्कशन नहीं है कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट एक्सरसाइज में है। अगर आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। आई थिंक सो इतना लेंथी क्वेश्चन और एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट में भी नहीं है तो इसके आने के चांसेस कम ही हैं। बट ओबियसली इससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे खासे डेवलप हो रहे हैं कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में इस तरह की अगर सिचुएशन गिवन हो तो आप उसको कैसे डील करेंगे। सो अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 डायरेक्टली जो एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड तो नहीं है, बट ऑब्वियसली इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं वो वही है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सो यस, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बट ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि एसएलओ बेस्ड डॉक्यूमेंट के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर कोई बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना है तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे अटैम्प्ट करेंगे 5, 6 एंड 7 को। इसमें हमें गिवन है कि एक क्वाड्रेटरल ABC गिवन है। 4 साइडेड शेप को हम क्वाड्रेटरल बोल रहे होते हैं। ओके, इज सर्कमस्क्राइबिंग। यस, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ये एक सर्कल को इनक्लोज्ड कर रही है और इसकी जो साइड्स हैं वो सर्कल के टेंजेंट्स हैं। यस, इसका ये मतलब है। सो अ सर्कल प्रूव डेट AB प्लस CD is equal to AD and BC. So ABCD हमें साइड्स गिवन है इस क्वाड्रेटल की और हमें ये प्रूव करना है कि जो लेंथ ऑफ AB है इसको मैं इसकी अपोजिट साइड के साथ ऐड करूं तो वो एग्जैक्टली जो लेंथ बनेगी टोटल वो लेंथ ऑफ AD और इसकी जो अपोजिट साइड है BC उसको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। और हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं है, कोई से भी पॉइंट गिवन नहीं है। हम ये रिज़ल्ट एक जर्नली प्रूव करेंगे। सो इसको प्रूव करने के लिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? हम ये करते हैं कि जिस पॉइंट पे ये साइड्स टेंजेंट्स हैं वो पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। सो ताकि मैं इसको कॉल करने में आसानी हो। सो साइड AB सर्कल के टेंजेंट है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं P कह लेता हूँ और इसी तरह साइड BC जिस पॉइंट पे सर्कल के टेंजेंट है उसे Q कह लेते हैं एंड साइड CD सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसे R कह देते हैं और इसी तरह AD या DA भी कह सकते हैं। सो PQR और इसे S कह देते हैं। ओके, फाइन। एक चीज़ और करते हैं कि हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर लेते हैं। सो लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, ये फर्स्ट पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट को मैं x2 एंड y2 कह लेता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को मैं x3 एंड y3 कह लेता हूँ, ये थर्ड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट को x4 एंड y4 कह देता हूँ।
ओके, सो ये जस्ट एक वे है हमें इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का। अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को मेंशन नहीं भी करते तो तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट इससे ज़रा सा हम डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे और आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो अभी ये सारी जो डिस्कशन की है मैं उसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आगे चल के हम इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूव करते हैं। सो यही लिख लेते हैं। सो सपोज द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी हैज़ कोऑर्डिनेट्स। सो मैं जनरल कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर रहा हूँ ए और उसको x1 y1 एंड b x2 एंड y2 एंड c x3 एंड y3 एंड d ओके उसको मैं x4 एंड y4 के साथ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, एज फर्दर सपोज हम p q r एंड s are the points where the sides of AB and BC and CD and DA लिख लेते हैं, यहाँ पे AD लिखा हुआ, चले AD लिख लेते हैं, are tangent to circle। ओके, आगे लिख लेंगे as is shown in figure। ओके, सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब फर्दर ये सर्कल ऑब्वियसली इसकी कोई इक्वेशन होनी चाहिए और जनरली हम एज्यूम कर लेते हैं। फर्दर एज्यूम दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें नहीं पता इसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, बट हम जनरली सर्कल को एज्यूम कर सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0। यस, सो ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख लिया। नोट कर लें यहाँ a और जो b है उनको मैंने 1 एज्यूम किया हुआ है और वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं सिंपली। सर्कल के केस में ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए और वो सेम कोफिशिएंट्स को मैंने डिवाइड कर लिया। सो ये जनरल फॉर्म है। अब देख लें हमारे पास जो पर्पस था p q r एंड s को रिप्रेजेंट करने का, उसका पर्पस ये था कि हमें पता है बाय डेफिनेशन ये a एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का और इस सर्कल से जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल पे तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगी मेन a से P तक की जो लेंथ आएगी और इसी तरह से इस पॉइंट से एक और टेंजेंट भी ड्रा किया जा सकता है सर्कल पे जो कि एक्चुअली AS होगा या AD होगा एंड जो लेंथ ऑफ AS आएगी वो इक्वल आनी चाहिए। सो आप मार्क कर सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल आएंगे। ओके, और ये क्यों है हमने प्रीवियस केस में डिस्कशन भी की है, AP और AS दोनों सेम होने चाहिए। ओके, अगर लेट्स से ये समझ नहीं आ रही कि क्यों सेम होने चाहिए तो आप सिंपली लेंथ ऑफ AP कैलकुलेट कर लें। सो नाउ लेंथ ऑफ AP, ओके, AP which is actually length of tangent from external point A to a circle ओके। सो ये क्या होनी चाहिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया है। ये होनी चाहिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड प्लस 2gx1 एंड प्लस 2fy1 एंड प्लस c। यस, ये फार्मूला ड्राइव किया है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो ये एग्जैक्टली इसी के इक्वल आएगी एंड दिस मस्ट आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस AS। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये इक्वल होगी AS के। सिमिलरली अगर आप B को एक्सटर्नल पॉइंट मार्क कर लें और B से टेंजेंट ड्रा करें तो B से सर्कल पे टेंजेंट जो
ड्रॉ होता है वो ए बी है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो अब बी पी होगी, और इसी तरह दूसरा जो टेंजेंट होगा वो बी क्यू उसकी लेंथ होगी। टेंजेंट वैसे बी सी होगा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो वो बी पी एंड बी क्यू होंगे। सो ये भी दोनों इक्वल होंगे। आप इधर मार्क करना चाहें तो रेड कलर में देख लें। सो ये दोनों इक्वल हैं एक्चुअली साइड्स। सी में ले यस आप लिखेंगे बी। अब बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, और आपने पी जो लेंथ निकाली है विच इज़ एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट, आप इधर लिखना चाहें तो लिख लें। यस ये किसके इक्वल होगी? अब आपने अंडर रूट में जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें बी के कोऑर्डिनेट रिप्लेस कर लेने। सो ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड प्लस 2gx2 एंड प्लस 2f y2 एंड प्लस c के इक्वल आ जाएगी। एंड लॉजिकली ये इक्वल होना चाहिए दिस टेंजेंट लेंथ के। सो ये बी क्यू के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आप C को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हुए दो टेंजेंट ड्रा किए हुए आपने, और सी क्यू दिस मस्ट बी इक्वल टू सी आर। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 3 लाइंस शो कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये 3 लाइंस, और इसी तरह से यहाँ पे भी 3 लाइंस मार्क कर लें। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों जो लेंथ्स हैं ये इक्वल हैं। सो आप उसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो सी क्यू और दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब सी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करने। ये बीच में लिखने का पर्पज़ ये है कि ये फार्मूला हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है मैं उसी की बेस पे बात कर रहा हूँ, और ये दोनों इक्वल होंगे लॉजिकली। दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ओके, सो सी क्यू एक्चुअली इक्वल होगा सी आर के। ओके, सो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सी। इसी तरह से आप D को कंसिडर करते हुए आप यस अभी मैं रेड कलर में 3 लाइंस को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। यस ये एस डी एंड डी आर इक्वल होगा। सो एस डी अगर आपने लिखना है, सो दिस एस डी दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू डी के कोऑर्डिनेट अब आप रिप्लेस कर लेंगे। सो x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर एंड प्लस 2gx4 एंड प्लस 2fx4 एंड प्लस c। ये फार्मूला से आपको मिल जाएंगे। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू डी आर। ओके, सो ये डी आर के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखें तो एक्चुअली ए बी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? ए पी एंड बी पी के इक्वल है। ओके, और इसी तरह से जो डी सी डिस्टेंस है वो बी आर एंड सी आर के सम के इक्वल है। सो यही करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे हम ऐड कर लेते हैं। सो फिगर को देखते हुए आप माइंड में रखिएगा ए बी एंड बी पी मीन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और फिर इसी तरह से इनको भी ऐड करेंगे। सो ए पी इसमें अगर मैं बी पी ऐड कर लूँ, और इसी तरह से ये मेरे पास ये पूरी लेंथ बन जाएगी ए बी। देख लें यही करना है हमने, ए बी एंड सी डी। अब इसमें क्या ऐड करना है? सी आर और डी आर जो कि मैंने यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है। सो ये इक्वल होना चाहिए। देख लें ए पी किसके इक्वल है? ए एस के। ओके, सो ए एस के। बी पी किसके इक्वल है? बी क्यू के। एंड इसी तरह से सी आर किसके इक्वल है? सी आर की जगह पे सी क्यू लिख लूँगा। एंड इसी तरह से डी आर किसके इक्वल है? वो एक्चुअली एस डी के इक्वल है। एंड ग्राफ से देखें, अगर ज्योमेट्री से देखें तो ए पी एंड बी पी या पी बी भी आप उसको लिख सकते हैं। यस, ए बी एंड बी पी या पी बी भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। ये साइड ए बी के इक्वल आ जाएगी। सो इन दोनों सम की जगह पे मैं रिप्लेस कर लूँगा, डिफरेंट कलर में कर लेते हैं, ए बी। जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में से स्किप हो जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखें तो सी एंड आर एंड डी आर है। सो देख लें
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है। सो इसमें से भी अगेन कॉमन पॉइंट को आप स्किप कर लेंगे और ये एक्चुअली आपके पास सी एंड डी बन जाएगा। यस, सो सी डी, और इसी तरह से यहाँ पे ए एस और एस डी है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें सो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए एंड डी। ओके, इन दोनों का सम ए डी आ जाएगा और इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है उनको स्किप कर दें, क्यू क्यू को स्किप कर लें, तो ये एक्चुअली बी और सी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। आप ग्राफ से यहाँ से फिगर से देख भी सकते हैं ये जो डिस्टेंस है बी क्यू एंड क्यू सी, ये एक्चुअली बी क्यू के इक्वल है और इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। सो यस, ये एक वही लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली लॉजिक के रेलेवेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स एज्यूम किए जनरली, और जस्ट इनका बताने का पर्पस ये था कि अगर आप कैलकुलेशन करनी चाहें तो इस फार्मूला के थ्रू लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया उसके थ्रू कर सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, हमने सिंपली इसको ब्रेक कर देना है और जो गिवन है स्टेटमेंट में हमने उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंसेस को ऐड कर देना है। अब ये ए बी जो डिस्टेंस है दिस इज़ एक्चुअली ए पी एंड बी पी का सम ऑब्वियसली। सो फिर उसी तरह से आप इनको लिख के और फिर उन्हें ऐड कर लेंगे और ये चूँकि इक्वल है सो उस बेस पे आप ये कह सकते हो। ये इक्वल क्यों है, रीज़न यही दी है कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो उसकी रीज़न भी लिख सकते हैं और वो क्या है, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली लेंथ ऑफ फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्कल। इसी तरह ये क्यों इक्वल है, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हैं फ्रॉम बी पॉइंट, और ये क्यों इक्वल हैं, दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हैं फ्रॉम सी, एंड इसी तरह से लास्ट पॉइंट भी। सो यस, आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लिखने में स्टार्ट में इम्पॉर्टेंट है, आप इसे स्किप ना कीजिएगा, इसी तरह से प्रॉपर फिगर का नेम दें एंड आप इसको कंप्लीट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एरिया के रिलेटेड, और इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगेन डायरेक्टली तो ये SLO बेस्ड डॉक्यूमेंट की तरह से जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें तो उस तरह से तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही यूज़ हो रहे हैं, सो आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P विच हैज़ कोऑर्डिनेट 6 1। सो मैंने ये पॉइंट P मेंशन कर लिया और यहाँ से 2 टेंजेंट एक्चुअली सर्कल पे ड्रॉ हो रहे हैं टू दी सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो ये रेड कलर का जो शेडेड एरिया है ये हमने फाइंड करना है। सो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होंगे और फिर हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। वैसे लॉजिकली अगर आप देखें तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये जो आपके पास टेंजेंट ड्रा करेंगे बी से इस सर्कल पे, और जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है उसे हम ए कह रहे हैं, और इसी तरह बी को अगर सेंटर के साथ डायरेक्टली ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास राइट ट्रायंगल बनती है। ये टेंजेंट लाइन होगी ए पी, और ये नॉर्मल हो गया जो कि सेंटर में से पास कर रहा है। नॉर्मल टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो ये राइट ट्रायंगल आपके पास बन रही है इस वक्त। सो अगर आपने ये शेडेड एरिया, ये जस्ट अपर पार्ट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इस शेडेड एरिया को देखें तो ये एक्चुअली एरिया है ट्रायंगल ए सी पी, इसका एरिया कैलकुलेट कर लें। एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस ट्रायंगल की सिंबल को फिल कर लेता हूँ। ओके, आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है। सो दिस इज़ एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी। सो ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को फाइंड करें और इसमें से माइनस कर लें। यस, कौन सा एरिया, ये जो सर्कल का ये वाला पार्ट है, इसे सर्कल का सेक्टर बोलते हैं। सो इसमें से माइनस कर लें एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, और सेक्टर क्या है, इस सेक्टर को कैसे आप लिख सकते हैं,
ACD। सो टोटल ट्रायंगल का आपने एरिया फाइंड किया, उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली ये शेडेड आ जाएगा। और अगर आप इन दोनों शेडेड एरियाज़ की बात करें तो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सिमेट्री है एक्चुअली, सो आपको ये टोटल शेडेड एरिया मिल जाएगा। सो ये लॉजिक है ज्योमेट्री से जो कि मैंने यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रही है। सो इसी को माइंड में रखते हुए हमने अपना क्वेश्चन बिल्डअप करना है और फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर लेता हूँ कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है ACP ट्रायंगल का, सो यस उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और इस अगर ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास बेस AP है और हाइट जो है वो एक्चुअली AC है। सो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए ACP का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हाफ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AC डिस्टेंस विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू रेडियस, ओके मुझे ये चाहिए, और AP डिस्टेंस भी मुझे चाहिए। सो मैं ये कैलकुलेट करूँगा और इसी तरह से ये कैलकुलेट करूँगा। फिर एज सेक्टर का एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बात हो रही है, ऑफ सर्कल, और सेक्टर जो है वो इस वक्त है ACD। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, हाफ जो एंगल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सो हाफ और थीटा मीन एंगल एंड R स्क्वायर, और आपको रेडियस पता होना चाहिए। सो यही हमारा टारगेट है, हमने ये एंगल फाइंड करना है, इसी तरह से हमने AC कैलकुलेट करना है। AC तो एक्चुअली रेडियस है, ये तो हमें हर 2 सूरत चाहिए, यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है सेक्टर के एरिया में भी, और यहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है। और AP कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज़ AP? AP इज़ एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो AP तो हम लेंथ ऑफ टेंजेंट से कैलकुलेट करेंगे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपके पास ये आपके पास परपेंडिकुलर भी होगा और आपके पास बेस भी होगी, तो साइन को यूज़ करते हुए साइन फंक्शन को आप थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये आउटलाइन थी ओवरऑल, और अब हम इसको देखते हुए जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूटिलाइज करते हुए ये सारी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। सो मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट भी चाहिए और मुझे रेडियस भी चाहिए। सो मैं सर्कल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म कंबाइन कर लें, ओके इसी तरह से वाई स्क्वायर के साथ वाई वाली टर्म कंबाइन कर लें, कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। सो ये -14 हो जाएगा। इधर देखें तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8 है और इसका हाफ 4 का स्क्वायर आपको चाहिए। और इसी तरह से ये एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ वाई को देखें तो वो 2 है और 2 का हाफ 1 बनता है। सो इसका स्क्वायर चाहिए। सो यहाँ पे राइट साइड पे 4 स्क्वायर को मैं 16 लिख लूँगा एंड 1 स्क्वायर इज़ एक्चुअली 1। यस, अब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करके क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। सो x - 4 होल स्क्वायर एंड प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 14 माइनस करेंगे सो 2 एंड एक यहाँ पे बच जाएगा सो 3। सो अगर इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख लें तो रेडियस इज़ एक्चुअली √3। सो सेंटर यस उसके कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 1 एंड रेडियस जो है वो √3 है। सो ये जो मुझे चाहिए था रेडियस, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज़ √3। नाउ AP चाहिए मुझे। AP क्यों? बिकॉज ये बेस का रोल प्ले कर रही है मेरे लिए। सो यही लिख लूँगा। नाउ लेंथ ऑफ टेंजेंट AP, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। सर्कल की इक्वेशन एस स्टैंडर्ड फॉर्म में जहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो, उसमें p के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लें। x की जगह पे x कोऑर्डिनेट सो 6 स्क्वायर एंड y की जगह पे y कोऑर्डिनेट एंड -8 × 6 एंड -2 × 1 एंड +14।
ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ए पी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसे देखें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 36 एंड प्लस 1 एंड 8 6 48 एंड -2 एंड प्लस 14। जी ये देखें तो ये भी 50 बन जाता है, और 36 को 14 में ऐड करें तो वो भी 50 बन जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी टर्म्स बैलेंस आउट हो जाएगी, जस्ट 1 बच जाएगा, एंड 1 का √1 ही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए पी लेंथ है ये एक्चुअली 1 के इक्वल है, और यहाँ आर हमारे पास √3 आ रहा है। ओके, सो अब हम इस ट्रायंगल को यहाँ पे सेपरेट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये हमारी ए सी साइड होगी, ये ए पी हो गया, और इसी तरह से ये बी पी हो गया। सो अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे सेपरेट करके भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये वर्टेक्स ए है और ये बी है, और इसे आप सी कह सकते हैं। यस, इस एंगल में भी हमारा इंटरेस्ट है, बिकॉज सेक्टर के एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल भी चाहिए। सो एंगल के अपोजिट साइड को हम नॉर्मली परपेंडिकुलर बोल रहे होते हैं, और इसे आप बेस कहते हैं, और जो राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेन्यूस होती है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, यस दिस थिंग इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस को देखें तो वो √3 है इनटू हाइट, या आप कह सकते हैं ये बेस है और ये हाइट है, किसी को भी कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इनटू 1। सो यहाँ पे आपके पास इसका एरिया आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। नोट कर लें ये एरिया जस्ट ए सी पी का है, टोटल एरिया नहीं है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट करना है, जस्ट 1 पार्ट का है। अब इसमें से ये सेक्टर का एरिया माइनस करना है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन की है। तो ये जस्ट आप कह सकते हैं कि आपको रीजन 1 एंड रीजन 2 है, तो रीजन 1 का एरिया मिल जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें बिकॉज ये एग्जैक्टली एक ही जैसे एरियाज हैं सिमेट्री होने की वजह से। सो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो अब आप ये कर सकते हैं कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए आपको ये एंगल थीटा चाहिए। सो देख लें आपको गिवन क्या है ट्रायंगल में, और कौन सा फंक्शन यूज़ करके आप ये एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो परपेंडिकुलर गिवन है, इसकी वैल्यू 1 है, और आपको बेस गिवन है जिसकी वैल्यू √3 है। सो परपेंडिकुलर और बेस एक्चुअली टेंजेंट में यूज़ होते हैं। सो आप कह सकते हैं कि नाउ द एंगल थीटा, आप टेंजेंट थीटा लिख रहे हैं, और टेंजेंट थीटा एक्चुअली परपेंडिकुलर अवर बेस होगा, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से आपने थीटा कैलकुलेट करना है। सो टेंजेंट इनवर्स इज एक्चुअली 1 डिवाइडेड बाई √3। और नोट कर लें कि ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं टेबल से, एंड इवन कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है तो। सो सिंपली मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, रेडियन में सेट करेंगे बिकॉज ये जो एंगल है हाफ थीटा r², मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर इज एक्चुअली हाफ, एंड जो भी एंगल होगा एंड रेडियस स्क्वायर, ये एक्चुअली फार्मूला है। और मैं टेंजेंट इनवर्स एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ एंगल के लिए, एंड मुझे चाहिए 1 डिवाइडेड बाई √3 का। ओके, सो आप इस पे सिंपली देखें तो ये π/6 बनता है 30 डिग्री। सो दिस इज़ एक्चुअली π/6। सो हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू π/6 रेडियन। सो अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, ACD, और उसके लिए फार्मूला हमारे पास है। सो मैं यही लिख लूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर ACD। सेक्टर को आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये सर्कल का जस्ट एक पार्ट है, जैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा में एक स्लाइस है जस्ट। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली सेक्टर। और अगर आप अपने शेयर का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल आपको कितना आया, तो आप सिंपली देख लें कि वो उसने एंगल कितना सबटेंड किया हुआ है, और ये किस साइज़ का है, लार्ज है, मीडियम है, और आप इस तरह से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यस, हाफ एंड थीटा इस वक्त π/6 है। सो π/6 एंड
जो रेडियस है यस उसका स्क्वायर, और रेडियस √3 था, सो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, सो ये एरिया ऑफ सेक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल एरिया भी कैलकुलेट कर लिया हमने ट्रायंगल का। सो शेडेड एरिया R1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सो शेडेड एरिया R1 जो कि मैंने फिगर में शो किया हुआ है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP माइनस एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर ACD। अब यहाँ पे देख लें तो हाफ, और इसमें आपके पास √3 बचा है, और इधर भी आपके पास हाफ एंड देन π/2 यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। A3 को मैंने यहाँ पे बैलेंस भी कर लिया। देख लें, मैं हाफ इसी तरह रखना चाह रहा हूँ, उसकी रीज़न है, और ये जो 3 था इसको 6 के साथ बैलेंस करके π/2 लिख लिया। ओके, सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? सो ये शेडेड एरिया R1 है, सो टोटल एरिया R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो टोटल शेडेड एरिया वो 2 से मल्टीप्लाई करने से होगा। सो ये हाफ मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो हाफ कॉमन आ जाएगा, सो √3 माइनस π/2। ओके, सो 2 बैलेंस आउट हो जाएंगे, और फाइनली मेरे पास आंसर आएगा √3 माइनस π/2 स्क्वायर यूनिट। साथ में यूनिट भी लिख लेंगे, सो दिस इज़ एक्चुअली स्क्वायर यूनिट। सो ये टोटल शेडेड एरिया इस वक्त मेरे पास उस फिगर का है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है इस फिगर में। ये शेडेड एरिया R1 और R2 एग्जैक्टली इक्वल होंगे, सिमेट्री है, फिगर से भी नज़र आ रहा है। सो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योमेट्री के रिलेटेड जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट की ही यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं, और ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आ सकता है आपके फाइनल एग्ज़ाम में, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट क्वेश्चन रह गया जस्ट, और फिर इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, फ्रॉम अ पॉइंट P lying outside the circle a tangent and a secant line are drawn, जैसे ये फिगर में नज़र आ रहा है। प्रूव डेट AP² इज इक्वल टू BP इंटू PD। सो यस, सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे एक आउटसाइड एक पॉइंट है सर्कल से जिसको P के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और P से इस सर्कल पे जिसका साइज़ कुछ भी हो सकता है, ओके, एक टेंजेंट ड्रा कर लें। ये P से जो टेंजेंट ड्रा की है ये सर्कल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन A पॉइंट पे सर्कल है। सो इस रेड लाइन को हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली टेंजेंट है। हम ऑलरेडी कई बार इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से P पॉइंट से एक सीकेंट लाइन ड्रा करें। सीकेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो उसे सीकेंट लाइन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली सीकेंट लाइन। सो पॉइंट ये है कि आप सीकेंट लाइन एंड टेंजेंट लाइन ड्रा करें। सो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है AP, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट ही बोलेंगे हम। सो AP लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसका हमने फार्मूला भी देखा हुआ है सर्कल के केस में कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इसका अगर स्क्वायर लें तो ये इक्वल होगा, इसका स्क्वायर लेने का मतलब बाय द वे आपको आइडिया हो गई कि एक्चुअली क्या करें। AP जो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो आप सर्कल की इक्वेशन में P के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर रहे होते हैं। सो AP का स्क्वायर करें, मीन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 एंड प्लस 2f(y1) एंड प्लस c। एक्चुअली इसकी बात हो रही है, जो सर्कल की ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें आपने जस्ट P के कोऑर्डिनेट रिप्लेस किए हुए हैं। सो यस, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। आप PD डिस्टेंस फाइंड करें और इसी तरह इसका PB डिस्टेंस फाइंड करें, ओके, एंड PD का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करें सीकेंट सर्कल को जिस अपोजिट दूसरे पॉइंट पे कट कर रही है उसका डिस्टेंस P से फाइंड करें। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिस्टेंस PD 3 यूनिट आता है और ये जो डिस्टेंस है सपोज ये 5 यूनिट आता है, सो 3 और 5 एक्चुअली 15 बनेंगे। तो उस बेस पे आप कह सकते हैं
कि ये जो डिस्टेंस होगा ये √15 होगा, बिकॉज़ इसका स्क्वायर हमारे पास ये 15 आना चाहिए। सो ये मैंने जस्ट नंबर लेके एक्सप्लेन किया है कि आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इस वेल नोन थ्योरम को हम सम टाइम लिटरेचर में टेंजेंट सीक्वेंट थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक और थ्योरम रिक्वायर्ड है जिसे टेंजेंट कार्ड थ्योरम बोलते हैं। मैं ज्योमेट्रिकली ही प्रूव करूँगा, इसमें कोई भी इक्वेशन कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्योमेट्रिकली और फिर उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, और वो कैसे हो सकती है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन? आप क्या करें, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम आपको क्या सजेस्ट करता है, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है इसको अगर आप इन दोनों सीक्वेंट वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लें, मीन ए पे अगर आपने टेंजेंट ड्रा किया हुआ है तो ए को इसके साथ भी अगर ज्वाइन करें, एंड ए को ये जो दूसरे एंड पे सीक्वेंट लाइन का जो दूसरा पॉइंट है जहाँ पे सीक्वेंट लाइन सर्कल को दोबारा कट करिए, तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम हमें ये बताता है कि ये जो एंगल है जो कि फर्स्ट कॉर्ड के साथ एंगल बन रहा है, जैसे मैं थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इसके करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग एंगल के इक्वल होगा। मीन ये जो आपने डायरेक्टली इसको ज्वाइन किया इस पॉइंट के साथ, मीन दो जो कार्ड्स बनाई हैं उसमें ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम हमें सजेस्ट करता है। सो अब ये इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए हमने ए पी स्क्वायर को बी पी एंड पी डी के इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना है। सो इससे हुआ क्या, एक्चुअली हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई हैं, और दो ट्रायंगल्स में हमारे पास एक ट्रायंगल है ए पी बी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी एंड डी। यस, इन्हें हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करेंगे, एंड देन फिर सिमिलर ट्रायंगल की लॉजिक अप्लाई करते हुए हम एक्चुअली इसमें देखेंगे कि हम इस रिज़ल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो यस, मैं यही कर लूँगा इसको प्रूव करने के लिए। आप प्रूव में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, ड्रा अ कॉर्ड, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, जो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल से स्टार्ट हो और सर्कल पे जाके एंड हो जाए उसे कॉर्ड बोलते हैं, और लाइन को हम सीकेंट बोल रहे होते हैं जो जस्ट उस पॉइंट पे एंड नहीं हो रही होती बल्कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही होती हैं। ड्रा कॉर्ड्स, एक नहीं है बट दो कॉर्ड्स हम ड्रा कर रहे हैं, ए बी, ओके, एंड ए डी। ड्रा अ कार्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और उसको हमने ए के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है एज शोन इन फिगर बाय टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, या टेंजेंट अल्टरनेटिंग थ्योरम भी इसे बोलते हैं। जो एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड एट ए पी ए बी इसको बोलेंगे, जहाँ पे एंगल मेंशन कर रहे होते हैं कि जिस जगह पे सबटेंड हुआ है उसे हम मिडल में रखते हैं। सो मैं इसको पी ए बी बोलूँगा, बी ए पी भी बोला जा सकता है, बट पॉइंट ये है कि ये मिडल में होगा। सो मेजर ऑफ दिस एंगल, जिसको हमने थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस मस्ट बी इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट डी बाय टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी एंड बी। सो ये दोनों तो एंगल हमारे पास इक्वल हो गए। अब पॉइंट नेक्स्ट क्या है, हम इसको फर्दर क्या कह सकते हैं? हमने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सो फर्दर और क्या हो सकता है जिसकी बेस पे हम इसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? सो अभी तो जस्ट दो एंगल ही हमने इक्वल प्रूव किए हैं। ओके, सो अब इसके बाद एक और चीज़ देखें तो हमारे पास अगर ट्रायंगल ए पी डी को अगर देखें, एक्चुअली हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, और वो ट्रायंगल कौन सी है? एक ये बिगर वन जो कि ट्रायंगल ए पी एंड डी है। ओके, ये बिग वाली ट्रायंगल देख लें जिसकी एक साइड रेड है, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। इसको हमने सिमिलर प्रूव करना है इस इनर वाली ट्रायंगल के, जो कि ट्रायंगल ए एंड बी पी है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए
आप उसकी कोई सी भी 3 क्वांटिटीज़ को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। उसमें से 2 एंगल, एक साइड भी हो सकती है एंड तीनों एंगल्स भी हो सकते हैं। आप इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि तीनों साइड्स को भी देख सकते हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उस केस में बेनिफिट क्या होता है? उस केस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशोज़ इक्वल होते हैं। सो एक्चुअली हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ देखें तो ए पी का स्क्वायर है। सो मैंने ऐसी ही 2 ट्रायंगल कंसिडर करनी है जिन दोनों में ए पी यूज़ हो रहा हो, और अगर वो देखें तो वो ए पी इस बिगर वाली ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है और इस स्मॉलर ट्रायंगल में भी यूज़ हो रहा है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर एज्यूम कर लूँगा तो मैं साइड्स की रेशो को इक्वल एज्यूम करते हुए मैं ये रिजल्ट बड़ी इजीली प्रूव कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने देखा है कि ये जो स्मॉल ट्रायंगल है ए एंड बी पी, या ए पी बी भी जिसको कह सकते हैं, यस, ये जो स्मॉल ट्रायंगल है इसका एक एंगल जो कि ये थीटा है और इस बड़ी वाली ट्रायंगल का एक एंगल जो कि थीटा है, ये टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से मैंने इक्वल एज्यूम कर लिया। फर्दर ये देखें तो ए पी इस बड़ी ट्रायंगल की भी साइड है और इसी तरह इस स्मॉलर ट्रायंगल की भी साइड है। सो ए पी तो दोनों में कॉमन है। सो आप ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ए पी। और ये किस बेस पे कह रहे हैं आप? ये क्या है? ये कॉमन साइड है। ओके। और इसी तरह से आप देखें तो ये जो एंगल है जिसको आप बीटा कह सकते हैं, जो कि एंगल बन रहा है ए पी एंड डी का। सो यस, इसको आप बीटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एंगल है, अगेन जहाँ एंगल सबटेंड हो रहा है उसको मिडल में रखना है। सो ए पी बी, दिस थिंग इज इक्वल टू बीटा। फिगर में मैंने बीटा के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये इक्वल है ए पी एंड डी के। ओके, सो दिस इज मेजर ऑफ एंगल ए पी एंड डी। अगेन क्यों? बिकॉज ये कॉमन ही है दोनों में। सो व्हाट डज इट मीन? 3 क्वांटिटीज हमने सेम प्रूव कर लिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल, जो स्मॉलर ट्रायंगल है ए पी एंड बी, यस ए बी पी लिख लें या ए पी बी लिख लें, दिस इज सिमिलर टू, यहाँ आप बेशक वर्डिंग में साथ लिख भी लें कि ये सिमिलर है, यस, बिगर ट्रायंगल के, विच इज़ ए एंड पी एंड डी। सो यस, ये आप दोनों इक्वल हैं। मुझे रिजल्ट क्या प्रूव करना है देख लें। ए पी स्क्वायर और मुझे ये साइड्स इन्वॉल्व करनी है, बी पी एंड बी डी। सो बी पी एंड बी डी देखें तो ये एक्चुअली करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ए पी और ए पी करस्पॉन्डिंग साइड है और जो थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए पी एंड ए सी है। ये आपको कैसे आइडिया हो रहा है कि कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं? देख लें, बीटा जिन 2 साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ओके, इसी तरह थीटा जिन 2 लाइन के एंगल के बीच में एंगल बन रहा है वो करस्पॉन्डिंग होंगी। सो देख लें, बीटा एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में और ये दोनों ये एक कॉमन साइड है और एक बी पी एंड एक पी डी करस्पॉन्डिंग साइड है। थीटा देखें तो किन 2 के बीच में एंगल बन रहा है वो ए बी और ए पी के बीच में एंगल बन रहा है और इधर थीटा देखें तो ए डी एंड पी डी के बीच में एंगल बन रहा है। सो मैं यहाँ से जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं वो कंसिडर कर लूँगा। सो ये ट्रायंगल चूँकि सिमिलर है, सो इसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। मुझे ए पी टॉप पे चाहिए, सो मैं स्मॉलर एंगल में बात करूँगा। इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, सो मैं ए पी मुझे टॉप पे चाहिए, सो मैं ए पी रख लूँगा। सो लेंथ ऑफ ए पी, बीच में इधर मैग्नीट्यूड भी प्लेस कर लेता हूँ। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, अगर आप देखें तो इसमें बी पी चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। सो मैं इसको डिवाइड कर लूँगा मैग्नीट्यूड पी बी के साथ। ओके, अब मुझे बताएं कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल है उसमें क्या सिचुएशन होगी। इन ट्रायंगल इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सी साइड बनेगी? बिगर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए एंड पी एंड डी, ये बिगर वाली ट्रायंगल। सो यस, देख लें ए पी
बीटा और थीटा के इन बिटवीन वाली एंगल। सो यस, ए पी देख लें, जो स्मॉलर ट्राइंगल है वो बीटा और थीटा के इन बिटवीन वाली साइड है। सो इसके करस्पॉन्डिंग बीटा और थीटा के इन बिटवीन वाली साइड जो बन रही है वो पी डी बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा इसके करस्पॉन्डिंग साइड पी डी। ओके, एक चीज़ और भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब बी पी के लिए लॉजिक क्या बनती है देखिएगा ज़रा। आपका ये एंगल बीटा है, ये दोनों में कॉमन है। इसी तरह ये एंगल थीटा है, ये भी दोनों में कॉमन है। सो इसकी बेस पे कह सकते हैं कि ये जो थर्ड एंगल है, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये एक्चुअली बनेगा 180 माइनस थीटा माइनस बीटा। इसको आप कुछ भी गैमा कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये एक्चुअली इस एंगल के इक्वल होगा एग्जैक्टली, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर्स हैं। उसमें भी देख लें बीटा और थीटा को जब ऐड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली यही एंगल बनेगा जिसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सो 180 माइनस थीटा माइनस बीटा। अब आप देख लें तो जो बी पी साइड है वो एक्चुअली बीटा और इस 180 माइनस थीटा माइनस बी के दरमियान वाली साइड है। ओके, सो बड़ी ट्रायंगल में वो कौन सी साइड बनती है? इस एंगल और बीटा के बीच में देखें तो वो ए पी साइड बनती है। तो यहाँ पे हम ए पी मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ए पी होल स्क्वायर, दिस थिंग इज इक्वल टू पी डी मैग्नीट्यूड इंटू पी बी। ओके, और इससे ये प्रूव हो जाता है और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे ये जो लास्ट टॉपिक है मैं एक सेपरेट वीडियो भी एक्सप्लेन करूँगा विद ग्राफिकल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें मैं आपको विजुलाइज भी करवाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉनिक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।